सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी जो है घर बैठे मेरे लेक्चर्स को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए आज का लाइव सेशन फिर से हम स्टार्ट करने वाले हैं और इसी तरह से जिस तरह से आप एंजॉय करके कमेंट करते हैं और पूरा कंसंट्रेशन के साथ ये सारे कंटेंट को स्टडी करते हैं, उसी उमंग और जोश के साथ आज का लेक्चर हम वापस से फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। और आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या स्टडी किया था। मैंने आपको वाटर कैनाल सिस्टम जो पॉरीफेरा फाइलम में प्रेजेंट होता है, उस जल नाल तंत्र के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, उन सभी इंफॉर्मेशन के बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया था। मैंने 3 बेसिक टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम को आपको क्या किया था, 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया था विद द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। हमने उन तीनों के जो है डायग्राम्स लिए थे। बेसिकली मैंने आपको उसमें क्या बताया था कि जल का मार्ग क्या होता है, वाटर का पाथवे क्या होता है। जो भी वाटर का पाथवे, चाहे वो सिंपल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, मतलब चाहे वो सरल प्रकार का हो चाहे वो जटिल प्रकार का हो, हमने उसे 1 बाय 1 क्या किया था, स्टडी किया था। और आज का जो पर्टिकुलर टॉपिक है जिसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं, यह भी पॉरीफेरा फाइलम ही है। मैंने आपको कल भी बताया था प्रीवियस लाइव सेशन में कि हम जो है इसी पर्टिकुलर फाइलम को कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हम पढ़ेंगे कि पॉरीफेरा में पाए जाने वाले, मतलब स्पंज में पाए जाने वाले वो सभी लाइव प्रोसेसेस को जो मैंने आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सिस्टमैटिक वे में बताया था कि हम इसी पर्टिकुलर फिनोमिना को यूज करेंगे जब हम इंडिविजुअल हर फाइलम को स्टडी करेंगे। राइट, मैं आपको यहां पे जैविक प्रक्रम के बारे में बताने वाला हूं कि स्पंज में जो है लाइव प्रोसेसेस किस तरह से और किस प्रकार से कौन कौन सी जैविक प्रक्रियाएं होती हैं जो हमें देखने को मिलती है और किस प्रकार से होती हैं, कौन कौन से स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। हम इन सभी पॉइंट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें। और हमारा टॉपिक क्या है, लाइव प्रोसेसेस है। लेकिन अगेन मैं वो जो 12 फाइलम जो ओरली रिवाइज करवाता हूं ताकि आपके मन में जो है आत्मविश्वास पैदा हो, वो स्टार्ट करते हैं। एक बार वो 1 से 12 तक के जो फाइलम है, संघ है, उसको मैं ओरली रिवाइज करवा देता हूं। फर्स्ट फाइलम हम कंप्लीटली स्टडी कर चुके हैं, वो क्या है, प्रोटोजोआ होता है। उसके बाद सेकेंड फाइलम जो हमारा करंट टॉपिक है वो स्टडी करते हैं, वो क्या होता है, मैंने कहा ये पॉरीफेरा या स्पंज होता है। पॉरीफेरा और स्पंज के बाद हम सिलेंट्रेटा निडेरिया के बारे में पढ़ते हैं। सिलेंट्रेटा के बाद मैं बताता हूं किसके बारे में, टिनोफोरा। टिनोफोरा के बाद प्लेटीहेल्मिन्थीज, उसके बाद एस्के हेल्मिन्थीज के बाद एनेलिडा, उसके बाद ऑर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बारे में हम क्या करते हैं, सीक्वेंसली स्टडी कर रहे हैं। लेकिन अभी का जो रनिंग टॉपिक है वो क्या है, पॉरीफेरा फाइलम। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम सीधे ही लीड करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ। ये क्या है, आज का फर्स्ट टॉपिक है लाइव प्रोसेस ऑफ द पॉरीफेरा और स्पंज। ठीक है, हम स्टडी करने वाले हैं कि इसे हम कैसे स्टडी करेंगे। मैंने कहा लाइव प्रोसेस जो होता है पॉरीफेरा में वो कौन कौन से होते हैं, आपको वो सीक्वेंस पता है। मैंने ये सीक्वेंस बता रखा है कि पहले हम डाइजेशन को स्टडी करते हैं, उसके बाद रेस्पिरेशन, उसके बाद सर्कुलेशन, सर्कुलेशन के बाद क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। राइट, हम इन सभी लाइव प्रोसेसेस को 1 बाय 1 डिटेल स्टडी करने वाले हैं। देखिए, मैंने आपको फर्स्ट लाइव प्रोसेस बताया था कि हम क्या करते हैं, हम पाचन के प्रक्रिया के बारे में, मतलब हम डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है जनरली वो किस प्रकार से होता है, ये हम स्टडी करने वाले हैं। अब देखिए, पाचन के प्रोसेस की अगर हम बात करें कि पॉरीफेरा संघ के सदस्यों में, मतलब स्पीसीज ऑफ द पॉरीफेरा फाइलम स्पंज जो होते हैं, इसमें डाइजेशन कैसे होता है, पाचन की प्रक्रिया जो है वो किस प्रकार से संपन्न होती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, ये इनसाइड द सेल होता है। कैसे होता है, मैंने कहा इनसाइड द सेल होता है। और मतलब कोशिका के अंदर जो पाचन की प्रक्रिया होती है उसे हम जनरली कैसे हम डिफाइन करते हैं, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। मैंने कहा इसे हिंदी में कहते हैं अंतराकोशिकीय और इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इंट्रासेलुलर कहा जाता है। मतलब स्पंज में जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो इनसाइड द सेल होती है और इसी के लिए जो टेक्निकल टर्म हम यूज करते हैं वो क्या होता है, ये होता है इंट्रासेलुलर। तो बेसिकली इसमें जो पाचन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार का है, मैंने कहा ये है इंट्रासेलुलर, मतलब अंतराकोशिकीय प्रकार की जो पाचन की प्रक्रिया यहां पे देखने को मिलती है, ये स्पेशल पॉइंट है। अब हम लीड करते हैं सीधे ही नेक्स्ट पर्टिकुलर लाइव प्रोसेस जो होता है जैविक प्रक्रम, जिसको आपको जानना चाहिए वो क्या होता है। मैंने कहा अब हम पाचन के बाद जो है पढ़ते हैं किसके बारे में,
अब हम पढ़ने वाले हैं रेस्पायरेशन के बारे में कि इसमें जो है बेसिकली श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, मतलब रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है वो कैसे हमें देखने को मिलता है। देखिए रेस्पायरेशन के प्रोसेस की बात करते हैं तो मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रकार के फाइलम के जीवों मतलब ऑर्गेनिज्म विच बिलोंग टू द पॉरीफेरा फाइलम, इसका तो इवोल्यूशन अभी अभी हुआ है, प्रोटोजोआ के बाद हुआ है। इसीलिए क्या यहां पर कोई पर्टिकुलर डेवलप्ड स्ट्रक्चर, कोई विकसित जो संरचना होती है, क्या यहां पे जाने की उम्मीद है? नहीं, मैंने कहा नहीं, बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहां पर कोई भी वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर जो जनरली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, रेस्पिरेशन के लिए, श्वसन के लिए क्या हो, उत्तरदायी हो, यहां पर नहीं पाए जाएंगे। मैंने कहा जब स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं है रेस्पिरेशन के, तो बेसिकली यहां पर होगा क्या? मैंने बोला कि यहां पर बेसिकली रेस्पिरेशन के लिए जो पर्टिकुलर देखा जाता है प्रोसेस, तो इनके शरीर के सतह से ही क्या होता है, बेसिकली यहां पे रेस्पिरेशन देखा जाता है। जब मैंने आपको प्रोटोजोआ पढ़ाया था, प्रोटोजोआ में भी बताया था कि उसमें भी श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो भी तो किससे होती है, शरीर के सतह से ही होती है। कहने का मतलब यह है कि इसमें बॉडी के सरफेस से ही क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। तो हम पढ़ने वाले हैं कि बॉडी के सरफेस से रेस्पिरेशन कैसे होता है। बेसिकली यहां पे देखेंगे कि रेस्पिरेशन जो है वो शरीर के सतह से होता है, तो मैंने लिख दिया यहां पर बॉडी सरफेस। समझ जाएंगे आप सभी। मैंने कहा बॉडी सरफेस जो है वो इसी पर्टिकुलर सतह से, जो शरीर के सतह से ही क्या देखने को मिलता है, यहां पर हमें बेसिकली श्वसन की प्रक्रिया देखने को मिलता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर जो प्रक्रिया होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस या फिर हम लाइफ प्रोसेस की बात कर रहे हैं, जैविक प्रक्रम की बात कर रहे हैं, वो क्या होता है। मैंने कहा डाइजेशन, रेस्पिरेशन, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सर्कुलेशन, राइट। ये सारे पॉइंट जिस पर्टिकुलर मैनर में, जो सीक्वेंस मैं अपना रहा हूं कि डाइजेशन के बाद रेस्पिरेशन ही लर्न करना है, रेस्पिरेशन के बाद सर्कुलेशन मतलब परिसंचरण तंत्र की ही बात करेंगे। तो मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र की बात करें या सर्कुलेशन का प्रोसेस जो होता है, परिसंचरण का जो प्रोसेस देखने को मिलता है, क्या यहां पर परिसंचरण तंत्र पाए जाने की संभावना है? मैंने कहा नहीं, ये तो विकास में अभी अभी नए नए आए हैं, इवोल्यूशन में नए नए आए हैं। तो मैंने कहा यहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, परिसंचरण तंत्र भी नहीं पाया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम यहां पर क्या होता है, अब्सेंट होता है। मैंने लिख दिया यहां पर कि यहां पर जो है सर्कुलेशन का प्रोसेस क्या होता है, अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब हम सीधे लीड करते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर जो हम जैविक प्रक्रिया स्टडी करते हैं। परिसंचरण तंत्र के बाद हमें स्टडी करना होता है कि इन जीवों में एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो किस पर्टिकुलर प्रोसेस से हमें देखने को मिलता है, हम ये स्टडी करेंगे। तो सर्कुलेशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेस होता है ये क्या है, ये होता है एक्सक्रीशन। क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसे उत्सर्जन कहा जाता है। यहां मैं बताना चाहूंगा कि सर्कुलेशन अब्सेंट है, लेकिन सर्कुलेशन के में मैंने कहा बेसिकली यहां पर जो है सर्कुलेशन के लिए मतलब जल के पर्टिकुलर उसके परिसंचरण के लिए देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। यहां पर एक विशिष्टीकृत प्रकृति का जो है जल नाल तंत्र पाया जाता है, वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। तो मैंने यहां पर ये पॉइंट भी यहां पे मेंशन कर सकता हूं कि सर्कुलेटरी सिस्टम तो अब्सेंट है, लेकिन इसकी जगह क्या प्रेजेंट है, मैंने कहा यहां पर वाटर कैनाल सिस्टम, जिसे मैंने WCS से रिप्रेजेंट किया है, यहां पर प्रेजेंट होता है। चलिए अब वापस रिलेट करते हैं एक्सक्रीशन की तरफ। मैंने कहा इसमें उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, तो उत्सर्जन भी बेसिकली कैसे देखा जा सकता है, यहां पर हम देखेंगे कि सम टाइम जो है वाटर कैनाल सिस्टम जो है एक्सक्रीशन में भी हेल्प कर सकता है। लेकिन मैं आपको यह बताऊंगा कि यहां पर एक्सक्रीशन जो है वो किस प्रकार के विशिष्ट पदार्थ का होता है, या फिर जो वेस्ट मटेरियल देखने को मिलता है जो कि यहां पे इनके बॉडी से एलिमिनेट होते हैं, एक्सक्रीट होते हैं, निष्कासित होते हैं, बाहर निकलते हैं, वो कौन से होते हैं, मैंने कहा ये होते हैं क्या, ये होते हैं अमोनिया। मैंने कहा इनके बॉडी से किस पर्टिकुलर उत्सर्जी पदार्थ का जो है यहां पे निष्कासन देखने को मिलता है, एलिमिनेशन देखने को मिलता है, या फिर ये कहें कि इनके बॉडी में जो भी उत्सर्जी पदार्थ है, एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, वो किस पर्टिकुलर रूप में, किस फॉर्म में इनके बॉडी से बाहर निकलते हैं, अमोनिया के रूप में बाहर निकलते हैं। क्यों? क्योंकि मैं यहां बताना चाहूंगा कि वे सभी
एक्वेटिक एनिमल, मतलब जो कहां रहते हैं, वाटर में रहते हैं, जलीय जीव की बात कर रहा हूं, वो बेसिकली जो है अमोनिया के रूप में ही अपने उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालना क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं। मतलब ये अमोनिया के फॉर्म में अपने वेस्ट मटेरियल को अपने बॉडी से एलिमिनेट करना चाहते हैं, राइट। ये पता होना चाहिए आपको। लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए जो है जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है, ये केवल जलीय जीवों में ही पॉसिबल होता है। अब देखिए, मैंने कहा यहां पर जो भी जीव जो कि अपना उत्सर्जी पदार्थ वेस्ट मटेरियल अमोनिया के रूप में रिलीज करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है, मैंने कहा दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच लाइक टू एलिमिनेट देयर वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज अमोनोटेलिक। क्या कहते हैं उसे, मैंने कहा इस प्रकार के जीव जो कि अमोनिया के फॉर्म में अपने उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकलते हैं, मैंने कहा उसे क्या कहते हैं, इसे अमोनोटेलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे अमोनोटेलिक कहा जाता है। और अमोनोटेलिक प्रकार के जीव में ये जो अमोनिया को निकालने की जो प्रक्रिया है, इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं अमोनोटेलिज्म। क्या कहते हैं, इसे अमोनोटेलिज्म कहते हैं। यहां पे आपको इस पर्टिकुलर दोनों टर्म में कंफ्यूज होना नहीं है। मैंने कहा अगर मैं जीव की बात करूं, अगर ऑर्गेनिज्म की बात करूं, तो ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं क्या, ऑर्गेनिज्म को कहते हैं अमोनोटेलिक। लेकिन ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस होता है, इसे हम क्या कहते हैं, अमोनोटेलिज्म कहा जाता है। तो यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं इसके लाइफ प्रोसेस के बारे में। वन मोर टाइम हम रिवाइज कर लेते हैं। यहां पर 4 प्रकार के जैविक प्रक्रिया मतलब लाइफ प्रोसेसेस के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब यहां पे सीधे लीड करते हैं कि बेसिकली हमने क्या क्या स्टडी किया, उसको वन बाय वन रिवाइज कर लेते हैं। मैंने कहा पाचन की बात करते हैं, डाइजेशन की बात करते हैं। मैंने कहा डाइजेशन जो है इसमें इनसाइड द सेल होता है। मैंने कहा ये इंट्रा सेलुलर टाइप का होता है, अंतराकोशिकीय प्रकार का होता है। अगर हम सेकेंड देखें तो यहां पर क्या है, रेस्पिरेशन है, जो कि शरीर के सतह से होता है, बॉडी सरफेस से देखने को मिलता है। कोई भी विशेष प्रकार की संरचना, स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज अब्सेंट इन द केस ऑफ पॉरीफेरा फाइलम। अब देखिए, मैंने कहा नेक्स्ट जो लाइफ प्रोसेस होता है, ये होता है सर्कुलेशन। और यहां पे परिसंचरण क्या होता है, अब्सेंट होता है। बट इन द प्लेस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम, जिसके बारे में इन द प्रीवियस लेक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहां देखिए, अगर हम नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस की बात करते हैं तो ये क्या है, ये है उत्सर्जन मतलब एक्सक्रीशन। मैंने कहा उत्सर्जन के लिए यहां पर सम टाइम वाटर कैनाल सिस्टम भी क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। और उत्सर्जी पदार्थ जो होता है वो अमोनिया होता है। और ऐसे पर्टिकुलर अमोनिया को रिलीज करने वाले ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं अमोनोटेलिक। और ये जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अमोनोटेलिज्म कहते हैं। ठीक है, हमने यहां पर कुछ बेसिक तरह के जैव प्रक्रम की बात कर ली है। अब हम लीड करते हैं, हमें अब क्या पढ़ना है, हमारा नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक जो है ये भी लाइफ प्रोसेस ही होता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा अब हम पढ़ने वाले हैं कि पॉरीफेरा जो फाइलम है, इनके सदस्यों में रिप्रोडक्शन मतलब जनन की प्रक्रिया जो है किस तरह से देखने को मिलेगा, विच स्पेशल टाइप ऑफ मेथड विच जनरली प्रेजेंट इन द रिप्रोडक्शन। हम देखेंगे कि यहां पर जो ऑल द मेंबर्स विच जनरली बिलोंग टू द पॉरीफेरा फाइलम ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, वो किस टाइप के होते हैं। अब देखिए हमारा टॉपिक क्या है, अब हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन मतलब जनन के बारे में पढ़ने वाले हैं। रिप्रोडक्शन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इस प्रोसेस को अच्छे से जानते हैं, लेकिन हम यहां पे सिंपली क्या बात करेंगे कि यहां पर जो जीव पॉरीफेरा फाइलम में आते हैं, पॉरीफेरा संघ में आते हैं, वो जनन के आधार पर किस प्रकार के होते हैं। तो यहां पर एक टर्म यूज कर रहा हूं, ये बेसिकली कैसे होते हैं, मैंने कहा ये होते हैं बाइसेक्सुअल। कैसे होते हैं, मैंने कहा ये बाइसेक्सुअल होते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन पहले आपको ये बता दूं कि बाइसेक्सुअल जो है उसको हम हिंदी में क्या बोलें, इसे कहा जाता है द्विलिंगी जीव। क्या कहते हैं, द्विलिंगी जीव कहते हैं बाइसेक्सुअल को। बेसिकली बाइसेक्सुअल के लिए ही एक अनदर टर्म, एक और टर्म को हम यूज कर सकते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को ही कहा जाता है इन केस ऑफ एनिमल, इसको कहते हैं हर्मेफ्रोडाइट। क्या कहते हैं, इसे हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं। ये दोनों ही टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना है। मैंने कहा कि बेसिकली अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑल द ऑर्गेनिज्म विच जनरली बिलोंग टू द पॉरीफेरा फाइलम इज नोन एज अ बाइसेक्सुअल एंड द हर्मेफ्रोडाइट। अब ये देखेंगे कि बाइसेक्सुअल
सेक्सुअल और हर्मेफ्रोडाइट का मीनिंग क्या है, हम इस पर्टिकुलर मीनिंग को जो है, इस पर्टिकुलर वर्ड को क्या करेंगे, सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। वही मेरा वाला तरीका जो है, मेरा जो मेथड होता है वो क्या होता है, मैं वर्ड्स को सेपरेट करता हूं और उसके जो हिडन मीनिंग है उसको ढूंढने की कोशिश करता हूं। यहां देखिए, यहां लिखा हुआ है बाय, क्या लिखा हुआ है, बाय। यहां बाय का मतलब क्या होता है, बाय का मतलब होता है टू, राइट। और यहां पे सेक्सुअल का मीनिंग क्या होता है, सेक्सुअल का मीनिंग होता है सेक्स ऑर्गन। क्या होता है, मैंने कहा ये होता है सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन मतलब जो जनन के लिए अंग पाए जाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। और संख्या क्या है, मैंने कहा ये 2 है। तो बेसिकली बाइसेक्सुअल को अगर मुझे डिफाइन करना है, इसकी परिभाषा बतानी है कि बाइसेक्सुअल तरह के जो जीव होते हैं वो किसे हम कह सकते हैं। देखिए, मैंने कहा कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म, यहां पे लिखा मैंने कोई भी ऐसा जीव, राइट, और पर्टिकुलर एक ही सिंगल जीव में क्या हो, मैंने कहा कोई भी जीव की बात कर रहे हैं और उस एक पर्टिकुलर सिंगल ऑर्गेनिज्म के बॉडी में दोनों ही टाइप्स के क्या हो, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। दोनों ही प्रकार के जो जनन अंग होते हैं प्रेजेंट होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन पाए जाने की संभावना भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाने की भी पॉसिबिलिटी है। मैंने कहा एक ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं जिसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, एक ही ऑर्गेनिज्म के बॉडी में दोनों ही प्रकार के सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये जो हैं बेसिकली क्या होते हैं, मैंने कहा यहां पर इसमें जो है मेल सेक्स ऑर्गन भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है, मतलब जो है जो बेसिकली अगर हम नर जननांग की बात करते हैं ये भी पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा यहां पर फीमेल सेक्स ऑर्गन भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है अगर प्रेजेंट होता है, मतलब नर के जो जननांग होते हैं और मादा के जो जननांग होते हैं अगर यहां पर पाए जाते हैं तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि इस तरह के जीव जिसमें पर्टिकुलर एक ही जीव में दोनों ही प्रकार के जननांग सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है उसे हम क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल कहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सारे कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे, मुझे वापस से रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, मेल सेक्स ऑर्गन को जनरली हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने कहा मेल जो होता है इसके लिए इस जो है सिंबल को यूज करते हैं, चिन्ह को, प्रतीक को यूज करते हैं। और यहां पर फीमेल के लिए क्या करते हैं, फीमेल के लिए इस तरह का टर्म जो है हम यूज करते हैं, सिंबल को यूज किया जाता है। तो मैंने ये भी आपको बता दिया है। लेकिन हम यहां पर जो है बेसिकली रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो मैंने कहा इस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, जनन की प्रक्रिया में अगर हम निषेचन की बात करते हैं, अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें, किसकी, मैंने कहा अगर हम फर्टिलाइजेशन, निषेचन की प्रक्रिया की बात करते हैं स्टूडेंट, तो बेसिकली निषेचन के आधार पर ये कैसे होते हैं, तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन के आधार पर ये जो है वो कैसे होते हैं, ये बेसिकली इनमें किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है। तो मैंने कहा इसमें जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। कौन सा, मैंने कहा इसमें आंतरिक निषेचन देखने को मिलता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। कहने का मतलब मैंने यहां पे लिख दिया है, इसमें क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया हमें देखने को मिलता है। यहां पर देखिए फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, राइट। यहां पर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो वो बाइसेक्सुअल है। हमने यहां पर रिप्रोडक्शन को डिटेल में देखा। लेकिन यहां पर एक और कंसेप्ट जिसे मैं क्या करना चाहूंगा, जिसे मैं नोट पॉइंट में ले रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने क्या किया है, इसको नोट पॉइंट में लिया है। अब देखिए हम क्या बात करने वाले हैं, पहले आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद हम इस पॉलीफेरा फाइलम की बात करेंगे। अब आने वाले जो भी फाइलम्स है जिसे हम 1 बाय 1 स्टडी कर रहे हैं, सीक्वेंसली स्टडी कर रहे हैं, आप जानते हैं मैंने कहा कि इस पर्टिकुलर फाइलम को, चाहे इसके बाद आने वाला सिलेंट्रेटा हो, चाहे टिनोफोरा हो, हम सब में बात करेंगे किसकी, मैंने कहा हम बात करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। किसकी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब होता है जो भ्रूण के परिवर्धन की प्रक्रिया है, भ्रूणीय परिवर्धन जो है उसकी बात करेंगे। लेकिन यहां जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उसके लिए मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर हम बात कर रहे हैं नोट पॉइंट में किसकी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। किसकी बात कर रहे हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पे अगर भ्रूणीय परिवर्धन की बात करते हैं स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है ये भी कितने टाइप्स के हो सकते हैं। मैं पर्टिकुलर यहां पे पॉलीफेरा की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे सभी की
बात कर रहा हूं, जो भी पर्टिकुलर फाइलम के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी के लिए एक नोट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, जिसको हम हर फाइलम में स्टडी करेंगे, पर्टिकुलर फाइलम बाय संघ की तरह हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो यहां देखिए, यहां पर बोला मैंने है कि भ्रूणीय परिवर्धन जो है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है, कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। ये कौन कौन से हो सकते हैं, मैंने कहा ये हो सकते हैं, मैंने बेसिकली बोला ये हो सकते हैं क्या, सपोज इसमें जो भ्रूणीय परिवर्धन जो है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, पहले मैं ओरली एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा बहुत। और मैंने कहा हो सकता है कि इसमें जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो वो अप्रत्यक्ष प्रकार का हो। कैसा हो, अप्रत्यक्ष प्रकार के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट टाइप ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और ये जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, भ्रूणीय परिवर्धन, अप्रत्यक्ष के साथ साथ और कैसा हो सकता है, प्रत्यक्ष प्रकार का भी हो सकता है। मतलब डायरेक्ट टाइप ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिल सकता है, राइट। हम इसी की बात कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर अगर हम फर्स्ट टाइप लें, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट, क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मैंने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को यहां पे ईडी से लिख दिया है, समझ जाएंगे आप लोग। मैंने कहा यहां पर इनडायरेक्ट टाइप होता है और एक होता है डायरेक्ट टाइप। क्या होता है, एक होता है इनडायरेक्ट टाइप और एक क्या होता है, डायरेक्ट टाइप ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब हम इन दोनों ही प्रोसेस की वन बाय वन बात करते हैं कि यहां पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, एक होता है किस क्या होता है, एक होता है डायरेक्ट टाइप ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। लेकिन हम यहां पे ये बात करेंगे कि हम कैसे कह सकते हैं, किस आधार पे कह रहे हैं, वो हमारा क्राइटेरिया क्या है कि बेसिकली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इनडायरेक्ट टाइप का होगा या फिर डायरेक्ट टाइप का होगा। तो देखिए यहां पर एक सिंपल सा कंसेप्ट ये बताना चाहूंगा कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अगर हम जब भी बोलेंगे कि अगर ये इनडायरेक्ट टाइप का है, अप्रत्यक्ष प्रकार का है, तो जनरली वहां पर क्या होता है, यहां पर लार्वा स्टेज जो होता है वो क्या होता है, मैंने कहा यहां पर लार्वा स्टेज मतलब लार्वल जो अवस्था है, लार्वा अवस्था, अगर वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है, याद रखेंगे। और अगर यहां पर अगर हम क्या कह रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि डायरेक्ट तरह का या फिर प्रत्यक्ष प्रकार का भ्रूणीय परिवर्धन है, तो यहां पे लार्वल स्टेज जो होता है वो क्या होता है, मैंने कहा यहां पर जो लार्वा स्टेज है ये हमें या क्या मिलेगा, ये यहां पर हमें अब्सेंट मिलेगा। यहां पर एक बार और रिवाइज करवा दूं तो मैंने कहा कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट 2 प्रकार के, एक तो होता है अप्रत्यक्ष प्रकार, एक होता है प्रत्यक्ष प्रकार। और ये जो अप्रत्यक्ष प्रकार का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तब बोलेंगे जब उस पर्टिकुलर फाइलम में कोई भी लार्वल स्टेज क्या होता है, प्रेजेंट होता है, तो भ्रूणीय परिवर्तन क्या होगा, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष प्रकार का। लेकिन अगर लार्वा स्टेज अब्सेंट होता है तो क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डायरेक्ट टाइप ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट टाइप ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बेसिकली ये जो डायरेक्ट टाइप ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है या फिर इनडायरेक्ट होता है, इस केस में हम बात कर रहे हैं पॉरीफेरा फाइलम में किस तरह का होता है। ये तो मैंने हर फाइलम के लिए कॉमनली बताया है आपको, लेकिन अगर हम विशेष रूप से किस फाइलम की बात करें, हम अगर बात करें कि पॉरीफेरा में क्या होता है, राइट, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है, पॉरीफेरा। ये तो सारा कंसेप्ट मैंने कॉमनली बताया है, लेकिन अगर स्पेशली अगर हम पॉरीफेरा की बात करते हैं तो पॉरीफेरा में क्या कहा जाता है, बेसिकली पॉरीफेरा में ये कहा जाता है कि इसमें किस तरह का होगा, इनडायरेक्ट होता है। क्या होता है, मैंने कहा इनडायरेक्ट टाइप ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये बोल दूं कि इसमें क्या होगा, लार्वा प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा। मैंने कहा लार्वा प्रेजेंट होगा, तभी तो क्या कहेंगे हम इसको, इनडायरेक्ट टाइप ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहेंगे। अब देखिए हम बात करेंगे कि कौन कौन से लार्वा यहां पर प्रेजेंट होते हैं। मैंने कहा कि हम अब डिस्कस करने वाले हैं आखिर वो लार्वा कौन कौन से होते हैं। यहां पर मेजरली मेनली मुख्य रूप से जो है, मैंने कहा मुख्य रूप से 2 प्रकार के लार्वा यहां पर पाए जाएंगे। 2 टाइप्स ऑफ लार्वल स्टेज कैन बी सीन इन द मेंबर्स ऑफ द पॉरीफेरा फाइलम और स्पंज। व्हाट इज दैट, मैंने कहा वो क्या होता है। फर्स्ट जो होता है इसे हम कहते हैं पेरेनकाइमुला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने कहा ये क्या होता है, पेरेनकाइमुला। तो पेरेनकाइमुला एक लार्वा स्टेज होता है जो जनरली किस में देखने को मिलता है, मैंने कहा पॉरीफेरा में। पेरेनकाइमुला के अलावा कौन सा होता है, एक होता है पेरेनकाइमुला और एक जो हम पढ़ेंगे ये होता है एम्फीब्लास्टुला। कौन सा होता है, एम्फीब्लास्टुला होता है, राइट। मैं यहाँ पे वापस रिवाइज करवा रहा हूँ। एक तो क्या है, मैंने कहा एक जो है वो होता है पेरेनकाइमुला और एक क्या होता है, एक होता है एम्फीब्लास्टुला, ठीक है।
यहाँ पर दो प्रकार के जो है यहाँ पर लार्वा देखने को मिल रहे हैं और इस प्रकार के लार्वा यहाँ प्रेजेंट है, इसीलिए इसमें भ्रूणीय परिवर्धन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, इनडायरेक्ट टाइप ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर पेरेनकाइमुला लार्वा जो होता है वो पर्टिकुलर किस स्पेशल स्पीसीज में या मेंबर ऑफ द पॉरीफेरा फाइलम में हमें देखने को मिलता है, हम ये स्टडी करने वाले हैं। देखिए पेरेनकाइमुला जो होता है ये बेसिकली किस में मिलेगा, आपने ल्यूकोसोलेनिया का नाम सुना है, कल भी पढ़ाया था, ठीक है, बेसिक में भी हमने पढ़ा था सिमेट्री में, राइट। तो ये जो ल्यूकोसोलेनिया होता है इसमें जो लार्वा अवस्था है उसे क्या कहेंगे, पेरेनकाइमुला। लेकिन अगर एम्फीब्लास्टुला की बात करते हैं तो एम्फीब्लास्टुला किस में होता है, एम्फीब्लास्टुला जो लार्वा है वो किस में होता है, मैंने कहा एम्फीब्लास्टुला लार्वा जो है वो जनरली साइकन में होता है। किस में होता है, साइकन में। आप इतना जानते हैं साइकन को ही क्या कहते हैं बेटा, इसी को कहते हैं स्काइफा। क्या कहते हैं, इसी को स्काइफा कहा जाता है। तो इन द केस ऑफ साइकन और स्काइफा देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ लार्वल स्टेज एंड दैट पर्टिकुलर लार्वल स्टेज इज नोन एज एम्फीब्लास्टुला, व्हाइल द अनदर हैंड यहाँ पर मैंने कहा इन केस ऑफ ल्यूकोसोलेनिया देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ लार्वा एंड व्हाट इज दैट, मैंने कहा ये है पेरेनकाइमुला। बस इतना ध्यान रखना है, ल्यूकोसोलेनिया में पेरेनकाइमुला, साइकन और स्काइफा में कौन सा है, एम्फीब्लास्टुला। लेकिन यहां पर मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर हम एम्फीब्लास्टुला लार्वा की बात करते हैं तो यह कहा जाता है ये जो लार्वा है इट इज अ होलो लार्वा। कैसा होता है, ये एक खोखला लार्वा होता है। लेकिन पेरेनकाइमुला के लिए क्या कहते हैं, पेरेनकाइमुला एक ठोस प्रकार का लार्वा है, इट इज अ सॉलिड लार्वा। क्या होता है, ये एक सॉलिड लार्वा होता है पेरेनकाइमुला, जबकि ये जो एम्फीब्लास्टुला होता है ये क्या होता है, इट इज अ होलो टाइप ऑफ लार्वा। यहां पर हमने लार्वल स्टेज को डिटेल में स्टडी कर लिया है, हमने पॉसिबली हर चीज हर इसके लाइफ प्रोसेसेस को वन बाय वन डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि पॉरीफेरा फाइलम के जनरल कैरेक्टर्स तो हम स्टडी कर चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ पॉरीफेरा फाइलम को हम किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक क्या है, अब हम पढ़ने वाले हैं पॉरीफेरा फाइलम जो है उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, राइट। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम किसकी बात करें, अगर हम बात करें पॉरीफेरा फाइलम के क्लासिफिकेशन का तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन, राइट। क्लासिफिकेशन मैंने आपको जो ये बता दूं पहले कि बेसिकली अगर प्रोटोजोआ फाइलम की बात जब हम किए थे प्रीवियस लाइव सेशन में, मैंने आपको वहां पर भी उसे जो है कुछ क्लासेस में डिवाइड कर दिए थे। मैंने आपको बताया था लोकोमोटरी स्ट्रक्चर मतलब गमन के लिए पाए जाने वाले जो भी संरचनाएं प्रोटोजोआ में थे, मैंने कहा उस बेसिस पे उसको 4 क्लासेस 4 वर्गों में विभाजित कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। यहां पर भी हम बात करेंगे किसका, हम यहां पे पॉरीफेरा फाइलम को पढ़ रहे हैं कि पॉरीफेरा जो फाइलम है स्पंज का वर्गीकरण में हम स्पंज को कितने वर्गों में डिवाइड करते हैं, उन सभी वर्गों को वन बाय वन स्टडी करने वाले हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्लासिफिकेशन क्या है हमारा टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्पंज या फिर पॉरीफेरंस। मैंने कहा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पंज है। यहां पर देखेंगे कि यहां पर क्लासिफिकेशन पढ़ तो रहे हैं लेकिन ये क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है, वो कौन सा आधार है क्लासिफिकेशन का। तो देखिए यहां पर जनरली क्लासिफिकेशन का आधार जो होता है ये होता है कंटिकाओं का संगठन। क्या होता है, कंटिकाओं का संगठन। जो भी कंटिकाएं या फिर स्पाइन्स या स्पाइक्यूल्स जो हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली किससे बने होते हैं, इस आधार पर जो है पॉरीफेरंस को क्या किया गया है, क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो मैंने कहा आधार क्या है, कंटिकाओं का संगठन, इसका मतलब है कंपोजिशन। क्या है, मैंने कहा इसका आधार है कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ स्पाइक्यूल्स को ही क्या कहते हैं, कंटिकाएं कहते हैं। स्पाइक्यूल्स के लिए मैं एक और टर्म यूज कर सकता हूं, इसी को ही हम क्या कह सकते हैं, इसी को ही स्पाइन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, स्पाइन कहा जा सकता है। अब देखिए अब हम डिस्कस करेंगे कि आखिर वो कौन कौन से क्लासेस हैं, बेसिकली उन सभी क्लासेस को हम क्या करेंगे, वन बाय वन स्टडी करेंगे। लेकिन मैंने आपको बस इतना बताया है कि ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ स्पाइक्यूल्स इन द स्पाइन्स पॉरीफेरा फाइलम्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द सम क्लासेस। यहां पर कितने क्लासेस की बात करेंगे, देखिए इस आधार पर इस बेसिस पे हम पॉरीफेरा को कितने क्लासेस में स्टडी करते हैं। मैंने कहा यहां पर कितने क्लास होते हैं,
3 क्लास होते हैं। कितने होते हैं? 3 क्लास होते हैं। लेकिन प्रोटोजुआ में तो कितने थे? 4 थे। यहां पर कितने हैं? 3 क्लासेस हैं। यहां पर हम स्टडी करेंगे कि वो क्लास कौन कौन से होते हैं। देखिए मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इसका जो फर्स्ट क्लास होता है पहले उसको देखेंगे, फिर देन सेकेंड क्लास, और उसके बाद मैं आपको लास्ट क्लास के बारे में बताऊंगा। जो बेसिकली इसका फर्स्ट क्लास होता है पॉरीफेरा का, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है क्या? इसे कहा जाता है बेसिकली क्या? कैलकेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे कैलकेरिया कहा जाता है। कैलकेरिया को ही क्या कहते हैं? कैलकेरिया को ही कहते हैं कैल्की स्पंजी। क्या कहते हैं? कैल्की स्पंजी कहा जाता है। यहां मैं आपको बता दूं कि कैल्की स्पंजी और कैलकेरिया का कोई स्पेशल हिंदी टर्म नहीं है। आपको ऐसे ही हिंदी में भी लिखा मिलेगा कि बेसिकली कैलकेरिया को कैलकेरिया ही कहा जाता है, कैल्की स्पंजी ही है। इसके लिए कोई स्पेशल हिंदी टर्म नहीं है, राइट। यहां पर बताना चाहूंगा कि ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ स्पाइन्स और स्पाइक्यूल्स, पॉरीफेरा का जो फर्स्ट क्लास है ये क्या है? मैंने कहा ये है कैलकेरिया, और इसी कैलकेरिया को क्या कहते हैं? कैल्की स्पंजी कहते हैं। सेकेंड क्लास की ओर लीड करते हैं। सेकेंड क्लास जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? मैंने कहा ये होता है बेसिकली क्या? ये होता है हाइलो स्पंजी। क्या कहते हैं? मैंने कहा यहां पर जो सेकेंड क्लास है इसे क्या कहते हैं? हाइलो स्पंजी कहते हैं। क्या बोला मैंने? इसको बोला है हाइलो स्पंजी। हाइलो स्पंजी को और क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है हेक्साटिनेलिडा। क्या कहते हैं? हेक्साटिनेलिडा कहते हैं। टिनेलिडा कहा जाता है बेसिकली। अब हम इनके कैरेक्टर्स को भी स्टडी करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है, यहां पर हेक्सा टर्म क्या होता है, यहां पर हाइलो स्पंजी क्यों बोला है, इन सभी को स्टडी करेंगे। बस यहां पर मैं लेबल कर दूं फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो कौन कौन से क्लास हैं जिसको हमें पॉरीफेरा फाइलम में स्टडी करना होता है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो थर्ड क्लास होता है इसमें वो क्या है। मैंने कहा थर्ड क्लास को कहते हैं डीमोस्पंजी। क्या कहते हैं? थर्ड क्लास को कहा जाता है डीमोस्पंजी। यहां पर अगेन इन तीनों क्लास की 1 बाय 1 देखते हैं कौन कौन से क्लास होते हैं। मैंने कहा फर्स्ट क्लास है कैलकेरिया, कैलकेरिया को ही कहते हैं कैल्की स्पंजी, और सेकेंड क्लास जो होता है वो होता है हाइलोस्पंजी। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हेक्साटिनेलिडा। और हेक्साटिनेलिडा के अलावा जो थर्ड क्लास होता है, फर्स्ट पढ़ा, सेकेंड पढ़ा, थर्ड क्लास जो है ये क्या है? ये है डीमोस्पंजी। ठीक है, इन तीनों क्लासेस को हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं वापस से कि इसका वर्गीकरण का आधार क्या है। इसका वर्गीकरण का आधार है कंटिकाएं, कि बेसिकली कौन कौन से स्पाइन्स स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इनमें, इन तीनों वर्गों में, तीनों क्लास में, जिसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो क्यों ना हम पहले इनके स्पाइन्स या फिर स्पाइक्यूल्स किस तरह के हो सकते हैं, वो बेसिकली किससे बने होते हैं, उसको स्टडी करते हैं। यहां पर मैं आपको एक नोट पॉइंट बताने वाला हूं, और इसी नोट पॉइंट का यूज हम इन तीनों क्लास में करेंगे। इसीलिए मैं आपको एक तरह से मान लीजिए आपको बेसिक वापस से दे रहा हूं जिसको यूज करना है इन तीनों क्लास में। इसीलिए ये जो थ्योरी का कंटेंट है उसको मेरा मानना ये है कि अगर आप सीक्वेंसली याद करते हैं ब्रेन में, जिस तरह से आप एक पर्टिकुलर जो है स्पेशलाइज मैनर में सभी चीज़ों को एक के बाद एक अरेंज करते हैं, तो इन सभी टर्म्स को याद करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। जिस तरह से मेरे ऑन द फिंगर टिप्स से मैं इजिली इसको बोल पा रहा हूं, लिख पा रहा हूं, वैसे आप भी ऐसा कर पाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, शर्त यह है कि आप इन सभी टर्म्स को जो है बेसिकली एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में अपने ब्रेन में अरेंज कीजिए। तो देखिए यहां पर मैं एक नोट पॉइंट दे रहा हूं ताकि इसके इन तीनों ही क्लासेस के जनरल कैरेक्टर्स को आप अच्छे से समझ पाएं। तो यहां पर बोला मैंने कि इसका जो नोट पॉइंट है वो बेसिकली स्पाइन्स के बारे में है, और बेसिकली स्पाइन्स जो होते हैं, मैंने कहा स्पाइन्स किस किस तरह के होते हैं। हमारा नोट पॉइंट किसके बारे में है? ये है स्पाइन्स के बारे में। अब देखिए स्पाइन्स किस किस तरह के होते हैं। मैंने कहा एक स्पाइन होता है जिसे कहते हैं मोनोएक्सॉन। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है मोनोएक्सॉन। एक जो होता है बेसिकली एक जो स्पाइन प्रेजेंट होता है पॉरीफेरा में, इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है ट्राइएक्सॉन। क्या कहते हैं? ट्राइएक्सॉन। एक बार वापस बोल दूं, इसका कोई हिंदी पर्टिकुलर टर्म नहीं है, इसका ये इंग्लिश में ही आपको याद करना पड़ेगा। मोनोएक्सॉन, उसके बाद क्या है? ट्राइएक्सॉन। ट्राइएक्सॉन के बाद क्या होता है? ट्राइएक्सॉन के बाद जो नेक्स्ट टाइप का स्पाइन होता है इसे हम कहते हैं टेट्राएक्सॉन। क्या कहते हैं इसे टेट्राएक्सॉन भी कहा जाता है। अब देखिए मैंने कहा यहां पर जो है मोनोएक्सॉन भी है,
ट्राइएक्सॉन भी है, टेट्राएक्सॉन भी है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मोनोएक्सॉन है बेसिकली इसका मीनिंग क्या है। देखिए यहां पर 3 प्रकार की कंटिकाएं पाई जाती है, लेकिन मोनो का मीनिंग क्या होता है आप जानते हैं, ये 1 होता है, राइट। अगर हम ट्राई की बात करते हैं, ट्राई का मीनिंग क्या होता है, मैंने कहा ये होता है 3। अब देखिए टेट्रा की अगर बात करते हैं, टेट्रा का मीनिंग क्या होता है, मैंने कहा ये होता है 4, राइट। क्या होता है 1 3 4। यहां पे मोनोएक्सॉन, ट्राइएक्सॉन, टेट्राएक्सॉन होता है। मोनो का मतलब 1, ट्राई रिप्रेजेंट द 3 एंड टेट्रा रिप्रेजेंट 4। अब हम स्टडी करते हैं कि ये जो मोनोएक्सॉन होता है इसी को क्या कहा जाता है। मैंने कहा इसको कहा जाता है, बहुत ध्यान से पढ़ना, इसी को कहा जाता है बायरेडिएट। क्या कहते हैं, मैंने कहा इसी को बायरेडिएट कहते हैं। अब देखिए मैंने क्यों बोला ये भी समझाऊंगा, एक बार पहले लिख दूं। मैंने कहा मोनोएक्सॉन को कहते हैं बायरेडिएट। अब देखिए ट्राइएक्सॉन को क्या कहा जाता है, ट्राइएक्सॉन को कहते हैं हेक्सारेडिएट। क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है हेक्सारेडिएट, राइट। और ये देखिए मैंने कहा टेट्राएक्सॉन को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ऑक्टारेडिएट। क्या कहते हैं, ऑक्टारेडिएट कहा जाता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि बेसिकली ये हमने कैसे डिसाइड किया कि मोनोएक्सॉन को बायरेडिएट बोला जाए, ट्राइएक्सॉन को जो है हेक्सारेडिएट बोला जाए और टेट्राएक्सॉन को जो है क्या बोला जाए, ऑक्टारेडिएट। यहां पर देखिए मैंने कहा कि बायरेडिएट में मीनिंग क्या है। ये जो मैं टर्म्स लिख रहा हूं किस बेसिस पे लिख रहा हूं कि इन स्पाइंस में जो है आर्म्स प्रेजेंट होती है। मतलब इन स्पाइंस को देखें तो इन स्पाइंस में भी, इन कंटिकाओं में भी भुजाएं पाई जाती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द आर्म्स बेसिकली इन स्पाइंस को मैंने क्या बोला है, बायरेडिएट, हेक्सारेडिएट, ऑक्टारेडिएट। अब मैं यहां पे आपको समझाना चाहूंगा कि ये जो बायरेडिएट है, बाय का मीनिंग क्या होता है, बाय का मीनिंग होता है 2। और यहां पर जो रेडिएट टर्म होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, रेडिएट टर्म जो है यहां पे आर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यह है कि रेडिएट टर्म्स यहां पे भुजाओं को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अब देखिए मैंने कहा कि अगर हम मोनोएक्सॉन प्रकार की कंटिकाओं की अगर बात करते हैं, स्पाइंस और स्पाइक्यूल्स की बात करते हैं, तो यहां पर देखेंगे कि मोनोएक्सॉन कंटिकाओं में भुजाओं की संख्या कितनी होती है, मैंने कहा 2 होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मोनोएक्सॉन को ही क्या कह रहा हूं मैं, बायरेडिएट बोल रहा हूं। अब देखिए यहां पर है ट्राइएक्सॉन, ट्राइएक्सॉन में भुजाओं की संख्या जो नंबर ऑफ आर्म्स होते हैं वो कितने होते हैं, तो यहां पर हेक्सा का मीनिंग क्या होता है, हेक्सा का मीनिंग होता है 6। क्या होता है 6, तो इसमें 6 आर्म्स होते हैं। अगर टेट्राएक्सॉन प्रकार के कंटिकाओं की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ आर्म्स या भुजाओं की संख्या कितनी होती है, मैंने कहा ये बेसिकली कितने होते हैं, ऑक्टा लिखा हुआ है। ऑक्टा क्या रिप्रेजेंट करता है, 8 को रिप्रेजेंट करता है। रेडिएट का मीनिंग क्या होता है, आर्म्स या फिर भुजाएं होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक और बात, आप इसे इजीली कैसे लर्न करें, कैसे आप अपने माइंड में जो है इसको सेट करें। तो सिंपल सा ट्रिक ये है कि अगर मोनो है, यहां पर क्या है मोनोएक्सॉन, तो मोनो का मतलब 1 होता है, तो नंबर ऑफ आर्म्स जो हैं वो बेसिकली आप डबल कर लीजिए। यहां मोनो है तो 1 है, तो अगर हम नंबर ऑफ आर्म्स भुजाओं की संख्या की बात करें, ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। मैंने कहा ट्राइएक्सॉन है, मैंने कहा ट्राई का मतलब क्या होता है 3, तो भुजाओं की संख्या 3 से डबल कर ले, कितना हो जाएगा, मैंने कहा 6 हो जाएगा। अगर यहां पे टेट्राएक्सॉन है, टेट्राएक्सॉन का टेट्रा का मीनिंग क्या होता है 4, तो भुजाओं की संख्या मतलब नंबर ऑफ आर्म्स क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 आर्म्स के लिए मैंने यूज किया है यहां पे ऑक्टारेडिएट, और 6 आर्म्स के लिए हेक्सारेडिएट, और 2 आर्म्स के लिए क्या यूज किया है, बायरेडिएट यूज किया है। सिंपल सा टर्म है, ऐसे ही आपको सेगमेंट में डिवाइड करके सिस्टमैटिक मैनर में इसको समझना है। चलिए हमने यहां पे नोट कंसेप्ट ले लिया, अब हम लीड करते हैं क्लासेस को स्टडी करने के लिए। 1 बाय 1 इन तीनों क्लास को हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि हमें क्या क्या जो है पढ़ना होता है। तो बताइए वेरी फर्स्ट क्लास क्या है, फर्स्ट क्लास जो हम पढ़ते हैं वो क्या है, मैंने कहा आप देख सकते हैं क्या है, कैलकेरिया और कैल्की स्पंजी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट क्लास को स्टडी करना। और ये क्या है, मैंने कहा ये होता है कैलकेरिया। क्या होता है ये, मैंने कहा ये कैलकेरिया होता है। कैलकेरिया को और क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है कैल्की स्पंजी। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा कैल्की स्पंजी कहते हैं। तो देखिए इसके हम कौन कौन से जनरल कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं, मैं अब आपको ये बताने वाला हूं कि कौन कौन से कैरेक्टर आपको इसमें याद करना है और किस पर्टिकुलर ऑर्डर में याद करना है। देखिए फर्स्ट जो लक्षण आपको इसमें याद करना है इस कैलकेरिया वर्ग में, वो क्या है, मैंने कहा अगर हम मेंबर्स की बात करें जो कि कैलकेरिया
कैलकेरिया और कैल्की स्पंजी में आते हैं तो ऑल द मेंबर्स विच जनरली बिलोंग टू द कैलकेरिया और कैल्की स्पंजी, अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें तो आवास जो है इनका क्या होता है, मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट दीज ऑल ऑर्गेनिज्म विच बिलोंग टू द कैलकेरिया क्लास आर जनरली कंप्लीटली मेराइन। क्या होते हैं ये? कंप्लीटली मेराइन होते हैं। ये मैं समझाऊंगा, पहले यहां लिख दूं। मैंने कहा ये क्या होते हैं, ये बेसिकली इनका हैबिटेट या फिर हैबिटेट के आधार पे ये क्या होते हैं, ये होते हैं कंप्लीटली मेराइन होते हैं। कंप्लीटली मेराइन को हिंदी में क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है पूर्ण रूप से समुद्री। क्या कहते हैं इसे? पूर्ण रूप से समुद्री। मतलब यहां पर जो भी जीव की बात करेंगे, स्पीसीज या फिर हम यहां पे ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे जो कैलकेरिया क्लास में आता है, वो बेसिकली पूर्ण रूप से कहां पाए जाते हैं? समुद्र में, मतलब लवणीय जल में। जो भी सॉल्टी वाले जो वाटर होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है, क्योंकि मेराइन का मतलब क्या होता है? मेराइन का मतलब होता है सी वाटर, मतलब समुद्र के जल जो लवणीय प्रकृति के होते हैं। सभी सदस्य किसमें पाए जाएंगे? मैंने कहा कोई भी एक ऐसा सिंगल मेंबर नहीं होगा, कोई भी एक ऐसा सिंगल मेंबर नहीं होगा जो कहां पाया जाएगा? फ्रेश वाटर में। सभी कहां पाए जाएंगे? मैंने कहा यहां पर सभी के सभी सी वाटर में मिलेंगे, समुद्री जल में मिलेंगे, जो है बेसिकली लवणीय जल में यहां पर पाए जाते हैं। तो ये कंप्लीटली क्या होते हैं? एक्सक्लूसिवली ये बेसिकली क्या होते हैं? मेराइन होते हैं, समुद्री प्रकार के होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, आप जानते हैं कि पॉरीफेरा फाइलम में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम कॉलर सेल्स कहते हैं। कॉलर सेल्स के लिए ही एक टर्म मैंने यूज किया था, कोइनोसाइट। अगर हम कॉलर सेल्स इन स्पेशली रेफरेंस टू द कैलकेरिया वर्ग की बात करें, कैलकेरिया क्लास की बात करें, तो ये कहा जाता है कि इनके जो कॉलर सेल्स होते हैं, मैंने कहा इनके जो कॉलर सेल्स कोइनोसाइट होते हैं, कंपेरेटिवली मैंने कहा तुलनात्मक रूप से, कंपेरेटिवली टू द अदर क्लास, अनदर क्लास, ये क्या होते हैं? ये लार्ज साइज के होते हैं। कैसे होते हैं? मैंने कहा ये लार्ज साइज मतलब बड़े आकार के होते हैं, राइट। आप याद करेंगे मैंने कहा इनमें जो कॉलर सेल्स होते हैं वो जनरली उनका आकार साइज क्या होता है? ज्यादा होता है दूसरे वर्ग की तुलना में, दूसरे क्लास की तुलना में। सो बेसिकली एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ टू क्लासेस, जो इसके मेंबर्स होते हैं कैलकेरिया के, उनके कॉलर सेल्स क्या होते हैं? बड़े होते हैं। इसी तरह से आपको लर्न करना है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? उसके बाद हम बात करते हैं स्पाइन्स की, क्योंकि मेन जो है क्लासिफिकेशन का बेस यही तो है। स्पाइन्स मतलब कंटिकाएं, मतलब बेसिकली क्या कहते हैं इसको? स्पाइन्स को ही तो कहा जाता है क्या? मैंने कहा स्पाइक्यूल्स कहते हैं। अब देखिए इन तीनों प्रकार के स्पाइन्स को हमने स्टडी किया है, लेकिन यहां पर कैलकेरिया क्लास में क्या कहा जाता है कि कैलकेरिया क्लास में कौन कौन से स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं? तो यहां पे हमने 3 टाइप्स ऑफ स्पाइन्स के बारे में स्टडी किया। ये क्या है? मोनोएक्सोन, ट्राइएक्सोन, टेट्राएक्सोन। और कैलकेरिया क्लास में क्या कहते हैं कि यहाँ पे तीनों ही प्रकार की जो कंटिकाएं होती हैं, स्पाइक्यूल्स स्पाइन्स होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। देखिए मैंने कहा इसमें पाए जाने वाले जो स्पाइन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ये मोनोएक्सोन टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं? मोनोएक्सोन टाइप के होते हैं। मोनोएक्सोन के साथ साथ ये ट्राइएक्सोन टाइप के भी होते हैं। कैसे होते हैं? ट्राइएक्सोन टाइप के होते हैं। ट्राइएक्सोन के साथ साथ ये बेसिकली टेट्राएक्सोन टाइप के भी होते हैं। क्या होते हैं? टेट्राएक्सोन। मतलब तीनों ही तरह के यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं। ऑल द पॉसिबल 3 टाइप्स ऑफ स्पाइन्स आर प्रेजेंट इन द मेंबर्स ऑफ द कैलकेरिया क्लास, राइट। यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि तीनों तरह के यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट है। बेसिकली यहाँ पे स्पाइन्स तीनों ही तरह के प्रेजेंट है, मोनोएक्सोन, ट्राइएक्सोन, टेट्राएक्सोन, ठीक है। अगर हम देखें कि ये स्पाइन्स बने किससे होते हैं, तो देखिए नाम क्या है क्लास का? नाम है कैलकेरिया। तो बेसिकली कैलकेरिया टर्म क्यों बोलते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि इनके स्पाइन्स बने किससे होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से। मैंने कहा CaCO3 से जो है इनके बेसिकली इस पर्टिकुलर क्लास के मेंबर की बात करें तो इनके जो स्पाइन्स होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट से बने होने के कारण ही इसके क्या कहा जाता है? इसे बेसिकली कैलकेरिया कहा जाता है। तो आपको ये लर्न करना है स्पाइन्स कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, तीनों प्रकार के स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर कौन कौन से एग्जाम्पल्स, कौन कौन से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इस क्लास में आते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम एग्जाम्पल्स, सम
स्पीसीज विच जनरली बिलोंग टू द कैलकेरिया क्लास। मैंने कहा एग्जाम्पल क्या है, देखिए अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, फर्स्ट एग्जाम्पल जो इसमें होता है ये होता है ल्यूकोसोलेनिया, राइट। ल्यूकोसोलेनिया को आपने बहुत बार स्टडी कर लिया है। ल्यूकोसोलेनिया जो है वो किस वर्ग का सदस्य है, किस क्लास का मेंबर है? मैंने कहा ल्यूकोसोलेनिया इज अ मेंबर ऑफ कैलकेरिया। अब हम देखते हैं सेकेंड, मैंने कहा सेकेंड जो है इसमें मेंबर होता है साइकन। साइकन को ही क्या कहते हैं, इसी को ही स्काइफा कहा जाता है। और थर्ड मेंबर की बात करें तो क्या होता है, इसे कहा जाता है ग्रेनिया। क्या होता है, ग्रेनिया। यहां पे 3 मेंबर्स की हमने बात की, ये कौन कौन से हैं? मैंने कहा ल्यूकोसोलेनिया इसी क्लास में आता है, साइकन, साइकन भी इसी क्लास में आता है, साइकन को स्काइफा भी कहते हैं, और ग्रेनिया भी इसी क्लास में आता है। ये 3 मेंबर ही आपको इस कैलकेरिया क्लास में क्या करना है, लर्न करना है। एक बार और रिवाइज कर लें। मैंने कहा कैलकेरिया, कैल्की स्पंजी जो है उसके सभी सदस्य समुद्र में पाए जाते हैं, सी वाटर में पाए जाते हैं, इसीलिए कंप्लीटली मेराइन होते हैं। अगर इसके कॉलर सेल्स की बात करें तो इनके कॉलर सेल्स जो हैं कंपेयर टू द अदर क्लासेस मेंबर सो बेसिकली बड़े आकार के होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं। इनके स्पाइंस कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, इसीलिए इसे कैलकेरिया वर्ग कहा जाता है। इनके स्पाइंस की बात करें तो बेसिकली ये जो है मोनोएक्सोन, ट्राइएक्सोन, टेट्राएक्सोन, तीनों प्रकार की कंटिकाएं, तीनों ही टाइप्स की जो हैं स्पाइंस और स्पाइकुल्स यहां प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल में यहां पे ल्यूकोसोलेनिया आता है, साइकन, स्काइफा आता है और ग्रेनिया आता है। तो हमने फर्स्ट क्लास को डिटेल में स्टडी किया, इतना ही पढ़ना है हमें। और अब हम सीधे ही डायरेक्टली लीड करते हैं नेक्स्ट क्लास। कौन सा है हमारा नेक्स्ट क्लास जो होता है, ये होता है हाइलोस्पंजी और हेक्साटिनिलिडा। यहां मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर देखिए हाइलोस्पंजी को हेक्साटिनिलिडा क्यों कहते हैं। यहां देखिए, यहां से मैच कीजिए। मैंने कहा ये जो है ट्राइएक्सोन लिखा है, ट्राइएक्सोन में नंबर ऑफ आर्म्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। कहने का मतलब है ये जो ट्राइएक्सोन की बात करते हैं जिसमें नंबर ऑफ आर्म्स जो होते हैं भुजाओं की संख्या 6 होती है, तो बेसिकली हेक्सा रेडिएट प्रकार के जो कंटिकाएं की बात करें, स्पाइंस की बात करें, वो इन द मेंबर्स ऑफ हेक्साटिनिलिडा यहां पे प्रेजेंट होता है। इसीलिए यहां पर क्या टर्म यूज किया गया है, हेक्सा टर्म को यूज किया गया है। अब देखिए, अब हम जो है बेसिकली सेकेंड क्लास ऑफ पॉरीफेरा फाइलम की ओर लीड करते हैं। कैलकेरिया के बाद, कैल्की स्पंजी के बाद हमें स्टडी करना है, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेकेंड क्लास ऑफ द पॉरीफेरा फाइलम। व्हाट इज इट? मैंने कहा ये है हाइलोस्पंजी और हेक्साटिनिलिडा। तो इसको हम बेसिकली नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ते हैं। ये क्या है, मैंने कहा यहां पर जो नेक्स्ट क्लास यहां पे लेते हैं, मैंने कहा सेकेंड क्लास जो है ये क्या है, ये है हाइलोस्पंजी, राइट। अब ये हाइलोस्पंजी को ही क्या कहते हैं आपको पता है, हेक्साटिनिलिडा कहते हैं। इसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने प्रीवियस स्लाइड में लिख दिया है। सो बेसिकली हाइलोस्पंजी की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं कि इनके मेंबर्स के कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जो हाइलोस्पंजी में क्या होता है देखने को मिलते हैं। चलिए, अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें, मतलब प्लेस ऑफ लिविंग की बात करें, आवास स्थान की बात करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट मैंने कहा कैलकेरिया क्लास की तरह इस क्लास के मेंबर हाइलोस्पंजी क्लास के मेंबर भी कैसे होते हैं, मैंने कहा ये भी कंप्लीटली मेराइन होते हैं। कैसे होते हैं, मैंने कहा ये भी कंप्लीटली मेराइन होते हैं, मतलब नॉट ए सिंगल स्पीसीज ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास कैन बी फाउंड इन द फ्रेश वाटर। कोई भी एक ऐसा स्पीसीज नहीं होगा जो स्वच्छ जल में पाया जाएगा। सबके सब स्पीसीज जो है, सभी जीव कहां मिलेंगे, ये समुद्री जल में मिलेंगे। मतलब ये कैसे होते हैं, कंप्लीटली मेराइन होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट कैरेक्टर को ही स्टडी करते हैं। मैंने कहा नेक्स्ट कैरेक्टर की हम बात करेंगे कॉलर सेल्स। कॉलर सेल्स की अगर साइज की इस पर्टिकुलर क्लास में बात करते हैं तो यहां पे कॉलर सेल्स जो हैं वो छोटे होते हैं। क्या होते हैं, छोटे होते हैं। मतलब ये कैसे होंगे, मैंने कहा स्मॉल साइज के होते हैं। लेकिन अगर कैलकेरिया क्लास की बात करें तो वहां पर तो कंप्लीटली मैंने कहा था तुलनात्मक रूप से कैलकेरिया क्लास में लार्ज क्या होते हैं, लार्ज कॉलर सेल्स होते हैं। लेकिन यहां पर कॉलर सेल्स और कोइनोसाइट क्या होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट कैरेक्टर जो बेसिकली हमें पढ़ना होता है। अब हम पढ़ेंगे कॉलर सेल्स के बाद स्पाइंस की बात करते हैं। स्पाइंस जो है वो बेसिकली कैसे होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के यहाँ पे स्पाइन मिलते हैं। यहाँ पर स्पाइन मिलते हैं हमें किस प्रकार के, यहाँ पर एक तो होता है बेसिकली ट्राइएक्सोन। क्या होते हैं, ट्राइएक्सोन। ट्राइएक्सोन के बारे में आप जानते हैं, ट्राइएक्सोन को ही क्या कहा जाता है, ट्राइएक्सोन को ही हम कहते हैं क्या,
ट्राइक्सोन को हेक्सा रेडिएट कहते हैं, राइट। और अगर हम स्पाइंस की बात करें तो स्पाइंस जो होता है वो जनरली किससे बना होता है? द स्पाइंस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास इज मेड अप विद द सिलिका। किससे बना होता है? मैंने कहा ये सिलिका से बने होते हैं, ठीक है। आपको ये लर्न करना है कि यहां पर केवल और केवल एक प्रकार का ही क्या मिलेगा? स्पाइन और स्पाइक्यूल्स देखने को मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्राइएक्सोन कहते हैं, हेक्सा रेडिएट कहते हैं, ठीक है। ये इंपोर्टेंट टर्म है। और हेक्सा रेडिएट बोला जाता है ट्राइएक्सोन को, इसीलिए यहां पर इसी पर्टिकुलर हाइलोस्पंजी को क्या कहते हैं? हेक्साटिलिडा कहते हैं, ठीक है। अब हम लीड करते हैं इसके एग्जांपल्स की तरफ। इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो कौन कौन से एग्जांपल यहां पे हम बात करेंगे। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल ये होता है क्या? मैंने कहा ये होता है हाइलोनिमा। क्या है? जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने यहाँ पे डिस्कस किया वो क्या है? हाइलोनिमा को हम क्या कहेंगे? ये हाइलोनिमा जो कि फर्स्ट स्पीसीज है हमारा हाइलोस्पंजी का, इसका जो कॉमन नेम होता है क्या होता है? यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसका कॉमन नेम होता है ग्लास रोप स्पंज। क्या कहते हैं इसे? मैंने कहा इसे कहा जाता है ग्लास रोप स्पंज। तो ग्लास रोप स्पंज सीधे यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके मॉड्यूल्स में कि हाइलोनिमा जो है वो उसका कॉमन नेम क्या होता है, या बेसिकली ये जो ग्लास रोप स्पंज जो कि एक कॉमन नेम है, सामान्य नाम है, वो किसका है? किस पर्टिकुलर स्पंज का सामान्य नाम है? तो ये हाइलोनिमा का है। यहां पर यही ध्यान रखना है। हम सेकेंड एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड एग्जांपल क्या है? सेकेंड एग्जांपल जो जनरली हमें पढ़ना होता है हाइलोस्पंजी में वो क्या होता है? मैंने कहा ये होता है बेसिकली यूप्लेक्टेला। क्या होता है? मैंने लिखा है यूप्लेक्टेला जो है वो हमारा सेकेंड एग्जांपल है। यूप्लेक्टेला के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? देखिए यूप्लेक्टेला का अगर हम कॉमन नेम बात करें तो इसका कॉमन नेम बहुत ज्यादा फनी टाइप का है, बहुत ज्यादा यूनिक टाइप का है, राइट। सो बेसिकली इसका जो यूप्लेक्टेला जो है इसका मेंबर है हाइलोस्पंजी का, और इसका जो कॉमन नेम होता है ये क्या होता है? मैंने कहा ये होता है बेसिकली वेनस फ्लावर बास्केट। क्या कहते हैं इसे? मैंने कहा इसे कहा जाता है वेनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। हम इस पे भी आएंगे कि बेसिकली ऐसा क्यों बोला, लेकिन वेनस फ्लावर बास्केट के साथ साथ ये जो यूप्लेक्टेला होता है इसका एक और कॉमन नेम होता है, इसे ही कहा जाता है वेडिंग गिफ्ट ऑफ जापान। क्या कहते हैं इसे? वेडिंग गिफ्ट ऑफ जापान कहते हैं। हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों कहा जाता है। देखिए अगर हम यूप्लेक्टेला के मॉर्फोलॉजी, इसके बाह्य आकारिकी की बात करते हैं तो यहां पर यूप्लेक्टेला बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, ब्यूटीफुल होता है, राइट। तो मैंने कहा बहुत ज्यादा आकर्षित प्रकृति का होता है, बहुत ज्यादा सुंदर होता है बेसिकली, इसीलिए क्या करते हैं इसे? मैंने कहा ये जो वेनस फ्लावर लिखा है मतलब ये पुष्पों के समान, मैंने कहा फूल के जैसे दिखाई देते हैं, बास्केट जैसे दिखाई देते हैं, और इसको जनरली इसी अपीयरेंस की वजह से, इस तरह के मॉर्फोलॉजी की वजह से, आकारिकी की वजह से इसको जापान में जनरली एट द टाइम ऑफ वेडिंग मतलब शादी के ओकेजन के टाइम में इसको एज ए गिफ्ट देना पसंद करते हैं यूप्लेक्टेला को, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसीलिए इसे वेडिंग गिफ्ट ऑफ जापान कहते हैं। क्या कहते हैं? वेडिंग गिफ्ट ऑफ जापान कहा जाता है। बहुत ज्यादा यूनिक नाम है, आपको हमेशा याद रखना है। सीधे ही डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि वेडिंग गिफ्ट ऑफ जापान इज अ कॉमन नेम ऑफ, तो उसमें यहां पर 4 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन क्या मिलेगा? यूप्लेक्टेला मिलेगा, ठीक है। यहां पर हमने 2 एग्जांपल्स की डिस्कस कर लिया है। अब हम सीधे लीड करते हैं हमारा जो थर्ड क्लास है वो कौन सा है। यहां पे 2 बेसिक क्लास विच बिलोंग टू द बेसिकली पॉरीफेरा फाइलम हम उसको देखा। अब हम स्टडी करने वाले हैं हमारा थर्ड क्लास जो हमें पढ़ना होता है वो कौन सा होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं थर्ड क्लास डीमोस्पंजी, राइट। ये जो डीमोस्पंजी है इसके हम फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर पढ़ेंगे, और डीमोस्पंजी के कैरेक्टर्स के बाद सीधे हम बात करेंगे उसके एग्जाम्पल की, और उस एग्जाम्पल का कॉमन नेम जहां से क्वेश्चन जनरली एग्जाम में डराइव होते हैं हम इसकी बात करेंगे। देखिए यहां पर डीमोस्पंजी में आपको इतना समझा दूं कि डीमोस्पंजी जो जनरली होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं। आपको यहां पे पहले कैरेक्टर की बात करते हैं, कुछ एक अभिलाक्षणी गुणधर्म की बात करेंगे। मैंने कहा फर्स्ट जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट बात करते हैं, प्लेस ऑफ लिविंग इसका जो है कैसा होता है। पर्टिकुलर हमारा जो सीक्वेंस है हर क्लास को पढ़ने का वो एक ही जैसा है, इसी सीक्वेंस में आपको भी लर्न करना है, ठीक है। मैंने कहा अगर हम डीमोस्पंजी की बात करें तो यहाँ पे लाइक अदर क्लासेस, यहाँ पे दूसरे वर्गों के भांति ही यहाँ पर हम पर्टिकुलर पहले हैबिटेट की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या कहा जाता है कि बेसिकली ये कैसे होते हैं। मैंने कहा ये फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं। कहाँ मिल सकते हैं? मैंने कहा ये जो है बेसिकली फ्रेश वाटर स्वच्छ प्रकार के जल में भी, अलवणीय जल में
भी मिल सकते हैं और साथ साथ ये जो है कहाँ मिल सकते हैं, ये मेराइन वाटर मतलब जो सी वाटर है बेसिकली समुद्री जल में भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक सिंगल पर्टिकुलर क्लास होता है जिसके मेंबर कहाँ मिल सकते हैं, फ्रेश वाटर में। बाकी प्रीवियस दोनों ही क्लास मतलब वर्गों में हमने क्या कहा कि वहाँ के सभी सदस्य जो थे वो कंप्लीटली ऑल द मेंबर्स आर कंप्लीटली मेराइन इन नेचर, जो सी वाटर में रहते हैं, स्वच्छ जल में पाए जाने की पॉसिबिलिटीज इनकी बहुत कम होती है। ठीक है, अब हम यहां बात करें डीमोस्पंजी की। डीमोस्पंजी में सीधे आपको दिख रहा है कि फर्स्ट जनरल कैरेक्टर मैंने क्या लिखा है कि ये जो है इट कैन बी फाउंड इन द फ्रेश वाटर एज वेल एज द मेराइन वाटर, सी वाटर, दोनों ही जगह दोनों ही प्रकार के जल में ये पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टडी करते हैं इनके कॉलर सेल्स के बारे में। तो इनके कॉलर सेल्स क्या होते हैं, साइज में छोटे होते हैं। क्या होते हैं, मैंने कहा स्मॉल होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं। कॉलर सेल्स कॉइनोसाइट्स का आकार छोटा होता है, स्मॉल इन साइज होते हैं। अब हम सीधे ही स्टडी करते हैं इसके नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ। इसका जो नेक्स्ट कैरेक्टर होता है स्टूडेंट वो क्या है, ये बेसिकली हम अब स्टडी करने वाले हैं। इसमें स्पाइन्स जो हैं वो कौन कौन से मिलते हैं, किस प्रकार के मिलते हैं, राइट। यहां पर सीधा सा स्टेटमेंट ये होता है कि इसमें स्पाइन्स जो हैं वो जनरली या तो अब्सेंट होते हैं और अगर प्रेजेंट हुए, मैंने कहा जनरली तो क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, और अगर प्रेजेंट होते हैं तो वो किससे बने होते हैं, मैंने कहा अगर प्रेजेंट हो तो ये सिलिका से बने होते हैं। किससे, ये सिलिका से बने होते हैं। लेकिन सामान्यता इसमें जो है जो कंटिकाएं होते हैं, स्पाइन्स, स्पाइक्यूल्स होते हैं, वो जनरली एब्सेंट होते हैं। और अगर प्रेजेंट हुए तो किससे बने होते हैं, इसका कंपोजिशन क्या होता है, संगठन क्या होता है, सिलिका से बने होते हैं। अब देखिए, अब हम लीड करते हैं कि स्पाइन्स जो है वो किस प्रकार के होते हैं। अगर यहाँ पे स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं तो बेसिकली ये किस प्रकार के होते हैं, ये मोनोएक्सोन तरह के होते हैं। कैसे होते हैं, मैंने कहा ये होते हैं मोनोएक्सोन तरह के। मोनोएक्सोन के साथ साथ ये कैसे होते हैं, मैंने कहा ये होते हैं टेट्राएक्सोन। कैसे होते हैं, ये टेट्राएक्सोन ऑक्टा रेडिएट प्रकार के होते हैं। तो यहां पर मैंने जो नोट पॉइंट में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइन्स के बारे में बताया था, वहां पर भी मैंने आपको कहा कि मोनोएक्सोन, टेट्राएक्सोन दोनों ही प्रकार के यहां पे जो है सिलिका से बने हुए क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पाइन्स यहां पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम सीधे लीड करते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। यहां पे हमें कौन कौन से एग्जाम्पल और उनके मेंबर्स जो जनरली होते हैं इस क्लास के, वो हमें स्टडी करना है। देखिए, अब हम सीधे लीड करते हैं इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स के बारे में हमें स्टडी करना होता है, उसके कॉमन नेम क्या होते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूं, इसे हम कहते हैं यूस्पोंजिया। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे कहा जाता है यूस्पोंजिया। अब ये जो यूस्पोंजिया होता है वो जनरली फर्स्ट एग्जाम्पल तो है, लेकिन इसका कॉमन नेम क्या होता है, यहां से क्वेश्चन आता है। और यूस्पोंजिया का जो कॉमन नेम होता है इसे कहते हैं कॉमन बाथ स्पंज। क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉमन नेम है इसका। बेसिकली यूस्पोंजिया को क्या कहा जाता है, जो कि एक स्पंज होता है और बेसिकली डीमोस्पोंजी वर्ग का सदस्य है। मैंने कहा इट इज ए मेंबर ऑफ डीमोस्पोंजी क्लास, और यहाँ पे कॉमन नेम होता है इसका यूस्पोंजिया का कॉमन बाथ स्पंज। क्या कहते हैं इसे, कॉमन बाथ स्पंज कहते हैं। और यहाँ पे आपको डायरेक्टली जो है किसी भी स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द यूस्पोंजिया, देन योर आंसर विल बी आपका आंसर होगा कॉमन बाथ स्पंज जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करते हैं, इसी ही डीमोस्पोंजी में हम पढ़ते हैं स्पॉन्जिला को। ठीक है, हम यहाँ पढ़ते हैं किसकी, हम यहाँ पे स्टडी करते हैं स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला में बेसिकली स्पॉन्जिला के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था जब मैंने वेरी फर्स्ट कैरेक्टर डिस्कस किया था पॉरीफेरा फाइलम का। मैंने हैबिटेट जब बताया था, मैंने वहां पे कहा था एक सिंगल मेंबर जो है इस पर्टिकुलर फाइलम का ऐसा होता है जनरली जो कहां मिलते हैं, वो फ्रेश वाटर में मतलब स्वच्छ प्रकार के जल में पाए जाते हैं। तो देखिए यहां पर अगर स्पॉन्जिला की बात करते हैं तो यहां पे जो स्पॉन्जिला प्रेजेंट होते हैं बेसिकली वो कैसे होते हैं हम ये देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो बेसिकली स्पॉन्जिला होते हैं वो फ्रेश वाटर स्पंज होते हैं। क्या होते हैं, ये फ्रेश वाटर स्पंज। कहने का मतलब क्या, ये स्वच्छ प्रकार के क्या होते हैं, स्पंज होते हैं, या फिर स्वच्छ जल में पाए जाने वाले स्पंज होते हैं। एकमात्र ऐसा मेंबर है इस पर्टिकुलर फाइलम का। तो मैंने कहा यहाँ पर ये क्या होते हैं, ये फ्रेश वाटर स्पंज होते हैं, फ्रेश वाटर स्पंज होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पर्टिकुलर स्पीसीज को डिस्कस करने वाले हैं।
थर्ड, राइट, थर्ड क्या पढ़ेंगे, थर्ड पढ़ेंगे यहाँ पर हम बेसिकली किसके बारे में, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्लायोना। किसके बारे में, जो नेक्स्ट स्पीसीज है वो क्या है, क्लायोना है। और क्लायोना का कॉमन नेम जो है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। इसे क्या कहते हैं, क्लायोना को हम बेसिकली कहते हैं बोरिंग स्पंज। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा बोरिंग स्पंज कहते हैं। इसको हिंदी में क्या बोले, इसे हिंदी में कहते हैं छेदक स्पंज कहा जाता है। लेकिन ये बोरिंग स्पंज और छेदक स्पंज जो है वो जनरली ये कॉमन नेम क्यों दिया गया, मैंने यहाँ पर ये बोला कि ये जो क्लायोना होते हैं उसको बोरिंग स्पंज क्यों कहते हैं, इसे छेदक स्पंज कहते हैं। क्यों, क्योंकि बेसिकली ये कहाँ मिलते हैं, आपने स्नेल और घोंगा का नाम सुना होगा। स्नेल और घोंगा जो है इसके बॉडी पे ये जो क्लायोना है वो मिलते हैं और उनके बॉडी पे एज ए पैरासाइट मिलते हैं, ठीक है, मतलब परजीवी के रूप में मिलते हैं। और उसके स्नेल में पाए जाने वाले जो आउटर शेल होता है, कवच जो होता है उसका, ये जो है कवच को क्या करते हैं, उसमें छेद कर देते हैं, मतलब उसमें पोर्स या होल्स क्रिएट करते हैं, छिद्र का निर्माण कर देते हैं। किसमें, मैंने कहा घोंगा में पाए जाने वाले कवच, मतलब शेल जो प्रेजेंट होता है स्नेल में, उसको क्या करता है, ये उसको पोरस बना देता है, मतलब छिद्रित कर देता है। और इसी तरह के नेचर, इसी तरह का जो व्यवहार है वो शो करता है। और इसी पर्टिकुलर व्यवहार के बेसिस पे, बिहेवियर के बेसिस पे इसको क्लायोना को क्या कहते हैं, इसे बोरिंग स्पंज कहते हैं, छेदक स्पंज भी कहा जाता है। अब देखिए यहां पर मैंने कहा कि ये किसके ऊपर, ये जो है मैंने कहा कि ये स्नेल जो होता है, स्नेल के ऊपर कैसे मिलते हैं, एज ए पैरासाइट मिलते हैं। और परजीवी के रूप में मिलते तो हैं, मैंने कहा परजीवी के रूप में मिलते हैं, लेकिन ये जो परजीवी के रूप में यहाँ पाए जाते हैं बेसिकली क्या कहा जाता है, यहाँ पर जो है ये इसके शेल, मैंने कहा इसके कवच को क्या करते हैं, मैंने कहा उस कवच में पोर्स को जो है वो फॉर्म कर देते हैं, छिद्र का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा लर्न करना है। मैंने आपको बताया कि पैरासाइट के फॉर्म में, परजीवी के फॉर्म में, स्नेल के या फिर घोंगा के कवच में मिलते हैं, छिद्र का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे छेदक स्पंज कहते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि क्वेश्चन यहां से भी आता है कि कौन सा ऐसा जो स्पीसीज है इस पर्टिकुलर फाइलम का, स्पंज में कौन सा ऐसा मेंबर है, सदस्य है जो मोती उद्योग मतलब ऑयस्टर इंडस्ट्री जो होता है उसके लिए घातक होता है, हार्मफुल होता है। तो बेसिकली यही होता है, क्यों, क्योंकि ये मोती उद्योग में के लिए हानिकारक क्यों होते हैं, हार्मफुल क्यों होते हैं, घातक क्यों होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जो है छिद्र का निर्माण करते हैं, पोर्स बनाते हैं, जिससे मोती उद्योग में क्या होता है, नुकसान होता है। तो बेसिकली यहाँ पर सीधे ही पॉइंट लिख देते हैं अपन कि इट इज हार्मफुल। क्या है ये हार्मफुल होते हैं, इट इज हार्मफुल फॉर, इट इज हार्मफुल फॉर, बेसिकली किसके लिए ये हार्मफुल होते हैं, मैंने कहा इट इज हार्मफुल फॉर ऑयस्टर। मैंने कहा ये ऑयस्टर जो इंडस्ट्री होते हैं या फिर मोती उद्योग की बात करते हैं, तो मैंने कहा ऑयस्टर इंडस्ट्री के लिए क्या होते हैं, ये हार्मफुल होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बोरिंग स्पंज जो होता है वो मोती उद्योग के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। स्टार मार्क कर रहा हूं मैं यहाँ पे, जनरली यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में भी पूछ रखा है, ठीक है। अब हम सीधे लीड करते हैं नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल जो हमें इस क्लास में पढ़ना होता है। कौन सा क्लास, मैंने कहा ये जो डिमोस्पंजी में पढ़ना होता है हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर जो 4 होता है वो लास्ट है। ये पढ़ने वाले हैं केलिना। एक तो था क्लायोना, ठीक है, और एक क्या है, मैंने कहा इसे कहा जाता है केलिना। ये जो केलिना है इसका कॉमन नेम क्या होता है, ये केलिना को बेसिकली इसको सामान्य नाम से बोलते हैं। बेसिकली इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसका केलिना का जो कॉमन नेम होता है वो बेसिकली इसको कहते हैं क्या, इसे कहा जाता है डेड मैन्स फिंगर। क्या कहते हैं इसे डेड मैन्स फिंगर कहते हैं। डेड मैन्स फिंगर के अलावा बेसिकली एक और कॉमन नेम इसे कहा जाता है, ये क्या होते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं जल परी का बटुआ। क्या कहते हैं, जल परी का बटुआ कहते हैं। और इंग्लिश में जनरली इसके लिए टर्म जो होता है ये होता है मरमेड पर्स। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे कहा जाता है मरमेड पर्स। लेकिन ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो केलिना है विच इज अ मेंबर ऑफ द डिमोस्पंजी, जो कि डिमोस्पंजी का सदस्य होता है। जनरली इसमें इसके जो बेसिकली इसके यूज की बात करते हैं, इसका जो आर्थिक महत्व होता है वो क्या होता है, ये बेसिकली इसका शेप या मॉर्फोलॉजी या फिर ये कहें इसका प्रयोग जो है विशेष प्रकार के पर्स बनाने में होता है। और वो पर्स जो होता है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, आकर्षित होता है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। इसीलिए इसको जो है कंपेयर किया गया किसके पर्स से, मैंने कहा जल परी के पर्स से। मरमेड पर्स भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा फनी और यूनिक नेम है, आपको हमेशा याद करना होगा। यहाँ पे
बहुत सारे जो है ये बेसिकली जो भी मेंबर्स हम पढ़ रहे हैं ये सारे के सारे जो मेंबर्स हैं उसके स्पेशल नेम दिए हुए हैं और कॉमन नेम से ही मैंने कहा यहां से क्वेश्चन आते हैं। जिस तरह से प्रोटोजोआ में जो है रोग मैंने कहा डिजीज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि इस प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज का नाम बताएं, तो यहां कैसे क्वेश्चन आते हैं कि बेसिकली कॉमन नेम के ऊपर जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहां पे हमने सारी चीजें डिस्कस की हैं। यहां पर मैं इस डीमोस्पंजी को वन मोर टाइम रिवाइज करने जा रहा हूं, आप सभी फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ सुने। मैंने कहा यहां पर डीमोस्पंजी की बात करें तो फ्रेश वाटर के साथ साथ ये मेराइन वाटर में रहते हैं, लेकिन अधिकांशतया मोस्टली कहां रहेंगे, मेराइन वाटर में। केवल एक सिंगल जिसकी हम बात करते हैं वो होता है स्पॉन्जिला, जो कि फ्रेश वाटर स्पंज होता है। कॉलर सेल्स जो हैं तुलनात्मक रूप से छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। स्पाइंस या तो एब्सेंट होते हैं या फिर अगर प्रेजेंट होते हैं तो सिलिका से बने होते हैं। मोनोएक्सोन टेट्राएक्सोन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट एग्जांपल यूस्पोंजिया को कॉमन बाथ स्पंज कहते हैं। सेकंड एग्जांपल स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं, स्वच्छ जलीय स्पंज कहते हैं, स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। क्लायोना क्या कहते हैं, बोरिंग स्पंज कहते हैं, विच इज जनरली वेरी हार्मफुल फॉर द ऑयस्टर इंडस्ट्री, मोती उद्योग के लिए हार्मफुल होते हैं। एंड ये जनरली इट एक्ट एज अ पैरासाइट एंड पैरासाइट के फॉर्म में, परजीवी के फॉर्म में व्यवहार करते हैं। और ये कहां पाए जाते हैं, घोंघा के कवच पर या पोर्स पर पाए जाते हैं। तो इसी पर्टिकुलर क्लास को फिनिश करने के बाद ये जो हमारा सेकेंड फाइलम है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। हमने यहां पर पॉरीफेरा फाइलम को डिटेल में स्टडी किया। हमारे यहां पे 12 फाइलम में से 2 फाइलम्स को हमने डिटेल में विद ऑल द पॉसिबल एग्जांपल, ऑल द जनरल कैरेक्टर्स, सभी प्रकार के अभिलाक्षणिक गुणधर्म के साथ साथ हमने क्या कर लिया, स्टडी कर लिया। अब मैं आपको बताने वाला हूं क्या, बेसिकली अब मैं आपको बताने वाला हूं कि हमने पॉरीफेरा फाइलम को डिटेल में स्टडी कर लिया। अब जो भी क्वेश्चंस जो मुझे लगेंगे इस पर्टिकुलर फाइलम के लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैं उस पर्टिकुलर एग्जांपल और उससे सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जो कि किस पे आधारित होंगे, विच वर बेस्ड ऑन द पॉरीफेरा फाइलम।